वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है इसमें अपन बात करेंगे कुछ आपके ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में आते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन के छपने के चांसेस होते हैं। तो आपको आज की क्लास को एंड तक देखना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे आपको आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंपों की जो बत्तियां होती है इनमें जो मिट्टी का तेल होता है वो ऊपर की ओर क्यों चढ़ता है, इसका कारण क्या होता है। सरफेस टेंशन होता है, उत्प्लावन बल होता है, या फिर जो मिट्टी के तेल का क्या होता है, पारगमन होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। तो इसमें क्या होता है, मिट्टी के तेल का क्या होता है, पारगमन होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। केशिकात्व के कारण कोई द्रव्य केश नली में ऊपर की ओर चढ़ता है, इसका जो स्पर्श कोण होता है वो कितना होता है। जब केशिकात्व में कोई जो द्रव्य होता है वो केश नली में ऊपर की ओर चढ़ता है तो इसके लिए जो सरफेस कोण का जो मान होता है, जो स्पर्श कोण का मान होता है वो कितना होता है। इन्फिनेटिव होता है, निश्चित होता है, न्यून कोण होता है, या फिर अधिक कोण होता है। एक्यूट एंगल होता है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल होता है, निश्चित होता है यानी फिक्स होता है, या फिर इन्फिनेटिव होता है। तो आपको आंसर इसमें से टाइप करना है। तो आपका कैसा बनता है, न्यून कोण बनता है। अब न्यून कोण और आपके अधिक कोण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। न्यून कोण जो होता है वो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री से ज़्यादा होती है। अधिक कोण में क्या होता है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या होती है, कम होती है। तो दोनों के बारे में आपको इसे पता होना चाहिए। तो स्पर्श कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री से कम अधिक होता है किसका, न्यून कोण का। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी केश नली को द्रव्य में सीधा खड़ा किया जाता है तो केश नली में द्रव्य का ताल न तो ऊपर और न ही नीचे उतरता है, तो स्पर्श कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, इन्फिनेटिव, 1 डिग्री, या फिर न्यून कोण। तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अब बात करते हैं कि जो वर्षा की बूंद होती है उसका गोल आकार किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। ये आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं, पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2m मल्टीप्लाई क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2mv² होता है। अब आपको पता होना चाहिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो आपका वर्क होता है, किया गया कार्य, वो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, अर्थात 1/2mv² होता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्य ऊर्जा जो प्रमेय होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क के इक्वल होती है, तो किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा। आपको जैसे दे रखा होगा, मास की वैल्यू दे रखी है आपको, फोर्स की वैल्यू दे रखी है आपको। तो यहाँ से आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी होगी। फिर आपको क्या करना होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे आपको यहाँ पे दी हुई होगी इक्वेशन, जैसे दे रखी है x बराबर 2t-5 दे रखी है, 2t² - 5t दे रखी है। अब यहाँ से आप वेलोसिटी निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे, इनको पुट करोगे और वर्क डन की वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W/T होता है। W क्या होता है, वर्क होता है। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। W की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, V मल्टीप्लाई Q हो जाएगा, अपॉन में T हो जाएगा, Q अपॉन में T क्या हो जाता है, I हो जाता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। यहाँ से भी आपका एक डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के लिए। अब आपने एक इक्वेशन देखी होगी कि जो V² बराबर होता है U² प्लस का क्या होता है, 2AS होता है। ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो U की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ से V² किसके इक्वल हो जाएगा, 2AS के इक्वल हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब अपन जानते हैं कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F.S होता है। और आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉरी हाँ, वर्क डन का जो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M/A होता है। क्या होता है, M/A होता है, नोट कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, F बराबर क्या होता है, Ma होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है। ऐसे आपके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका पीछे वाला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मच्छर पानी की सतह पर अंडे दे सकते हैं परंतु पानी की सतह पर तेल डाल दिया जाता है तो मच्छर अंडे नहीं दे पाते हैं, क्यों, इसका कारण क्या होता है। आपने एक फोर्स का फॉर्मूला देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, F बराबर क्या होता है, QE होता है। E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, Q आपका चार्ज होता है, F आपका क्या होता है, फोर्स होता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल का सरफेस टेंशन घट जाता है, जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जल की शांतता बढ़ जाती है, जल की शांतता घट जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो जो वाटर होता है इसका जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसी के कारण ये अंडे नहीं दे सकते हैं। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए HW क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिटेल से आपको स्टडी करना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड के घनत्व क्रम जो आपको ताप दे रखे हैं, इनके घनत्व आपको क्रम से दे रखे हैं, X, Y और Z दे रखे हैं। इन तापों पर पानी के जो घनत्व का जो घटता हुआ क्रम होगा वो क्या होगा, तो आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ। आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, लेकिन आपको सोल्व करके देखना है कि इसका आंसर जो डी ऑप्शन कैसे आया है। आपका HW क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, चल कुंडली धारामापी में क्वार्ट्ज के तार का उपयोग करते हैं, क्यों, इसका कारण क्या होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नगण्य होता है, या फिर यंग मापांक अधिक होता है, या फिर प्रत्यास्थ सीमा नहीं होती है। तो चल कुंडली धारामापी में क्वार्ट्ज के तार का उपयोग करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि जो चल कुंडली धारामापी होती है इसमें क्वार्ट्ज के तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसके उत्तर प्रभाव को नगण्य करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध समय ज्ञात करने के लिए घड़ियों में बैलेंस व्हील का पदार्थ बना होता है, किसका बना होता है, इनवार, टंगस्टन, प्लेटिनम, स्टेनलेस स्टील। तो किसका बना होता है, इनवार का बना होता है। स्टील से मुझे याद आ गया कि ध्वनि जो होती है इसका जो मान होता है अधिकतम वो किस में होता है, साउंड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस में होगी। जैसे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, पीतल में होगी, बी ऑप्शन आपके कार्बन डाइऑक्साइड में होगी, सी ऑप्शन आपके हाइड्रोजन में होगी, और डी ऑप्शन आपके हीलियम में होगी। तो बताइए कि ध्वनि का जो मान होगा वो इनमें से किस में मैक्सिमम होगा। तो इनमें से पीतल में मैक्सिमम होगा, जो क्योंकि जो साउंड होता है वो आपके सॉलिड में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठोसों में ध्वनि का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। नोट कर लीजिए। अब आपसे बात कर लेते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T = 2π√L/g होता है। ओनली यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है भारहीनता स्थिति का, और एक क्वेश्चन आपके ऐसे बनता है कि चंद्रमा पे जो जी का मान होता है वो कितना होता है। मून के लिए mgm से शो कर सकते हैं, g/6 होता है। यहाँ पे यदि अपन g/6 लेते हैं तो जो g की वैल्यू पहले मान थी कितनी थी, पृथ्वी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। इसमें यदि 6 का यदि अपन डिवाइड करते हैं तो अपने पास आंसर क्या आता है, 1 पॉइंट कुछ आता है। अर्थात देख लीजिए आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। यानी g/6 करेंगे तो जो नीचे की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। नीचे की वैल्यू कम होगी तो कम वैल्यू का यदि अपन ऊपर भाग लगाते हैं तो अपने पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, अधिक आता है। तो टाइम पीरियड का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपको ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर इसके भार में, यानी आपका जो घनत्व होता है वो समानुपाती होता है 1/में में भार के, इसे आपको याद रखना है। तो 1/5 का उल्टा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बर्फ का एक ब्लॉक जिसके भीतर एक छोटी कांच की गेंद है जल से भरे बीकर में तैर रही है। संपूर्ण बर्फ पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऊपर चढ़ेगा, गिरेगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या रहेगा, वह अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जल की बजाय साबुन के घोल से कपड़े धोना आसान क्यों होता है। साबुन के रसायनों में परिवर्तन हो जाता है, वह विलयन का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, वह धूल अवशोषित कर लेता है, वह विलयन के सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जब भी अपन पानी में किसी साबुन को घोल लेते हैं या फिर साबुन का घोल लेते हैं तो वो जल की बजाय कपड़े को आसानी से धो देता है। इसका जो कारण होता है वो क्या होता है कि वो क्या कर देता है, जल के सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन, पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन के दो बुलबुलों की त्रिज्या का अनुपात आपको 2:1 दे रखा है। दोनों बुलबुलों के भीतर दाब आधिक्य का मान क्या होगा। दाब आधिक्य जो होता है वो समानुपाती किसके होता है, 1/में में रेडियस के होता है। तो आपको 2:1 दे रखा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन।
अब आपके पिछली बार जो एग्ज़ाम हुई थी, इससे पिछली बार, उसमें Q बराबर IT से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो डेफिनेट एग्जाम में आया था, और एक पावर से फॉर्मूला पूछा गया था। पावर से फॉर्मूले आपके पास काफ़ी बार आते हैं, इससे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं, V² VI होता है, और एक आपका क्या होता है, I² होता है। गति के 3 नियम होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। V बराबर U प्लस AT होता है, V² बराबर क्या होता है, U² प्लस का 2AS होता है, S बराबर क्या होता है आपके UT प्लस का हाफ AT² क्या होता है, UT प्लस का हाफ AT² होता है। तीनों फॉर्मूलों को आपको नोट करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, न्यूमेरिकल को सोल्व करने में ये सहायता करते हैं। अब आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि जो आपका क्या होता है, अपवहन वेग होता है, इसे अपवहन वेग किसे कहा जाता है। कभी आपने देखा होगा कि जो टेबल होती है आपकी, जो आपके लोहे की टेबल होती है, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लोहे की टेबल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन विद्युत धारा क्यों नहीं बह पाती है, क्योंकि इसका कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो होते हैं टेबल में, लेकिन वो क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। क्या करते हैं, जिगजैग मोशन, जिनके कारण इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करके अपनी ऊर्जा को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और संपूर्ण इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टेबल में उपस्थित, इनमें यदि अपन क्या करते हैं, विद्युत धारा को बहना चाहते हैं, तो इसमें क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, इसमें अपन कुछ इसको क्या देते हैं, पोटेंशियल देते हैं, जिससे क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें समझ मिलती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दिशा में गति करने लगते हैं, और इनमें जो टेबल होती है इनमें फिर करंट आने लगता है। यदि आप इन इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल सीधी दिशा में गमन करा देते हो, तो जो टेबल होती है इसमें क्या आ जाता है, करंट आ जाता है, नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है, मास कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जो बर्नौली थ्योरम होती है वो किस पे आधारित होती है, तुरंत आपको याद करना है। बर्नौली से जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसे अपन दे देते हैं HW क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी बार मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है। बर्नौली से मुझे याद आता है, जो आपके क्या होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, इनके जो पंखे होते हैं इनमें भी बर्नौली पर में काम में आती है। ऐसे आपके क्वेश्चन काफ़ी बार अपने कराए हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अप्रत्यास्थ संघट्ट में कौन सी भौतिक राशियाँ नियत रहती है, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल मैकेनिकल एनर्जी, या फिर आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, या फिर आपके टोटल लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग। तो मैं बता दूं, आपकी जो अप्रत्यास्थ संघट्ट होती है इसमें आपके यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है। अब बात कर लेते हैं W बराबर क्या होता है, FS कोस थीटा होता है। वर्क की जो अपन डेफिनेशन देना चाहते हैं तो वो क्या होती है, किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वह बल जो होता है वो क्या करता है, विस्थापन की दिशा में गति करने लगता है। तो इसी के कारण जो फोर्स और जो विस्थापन होते हैं इनका यदि अपन डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो वो आपके W के इक्वल हो जाता है। थीटा की वैल्यू यहाँ से काफ़ी ली जाती है, 0 डिग्री ली जाती है, 90 डिग्री ली जाती है, और आपके 180 डिग्री ली जाती है। 0 डिग्री पे जो कार्य होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। 90 डिग्री पे जो वर्क होता है वो क्या होता है, शून्य कार्य होता है। और आपके 180 पे जो वर्क होता है वो आपका नेगेटिव वर्क होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। क्योंकि जो आपके कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, कोस 0 की क्या होती है, 1 होती है, और कोस 90 की क्या होती है, 0 होती है। कोस 90 की 0 होती है। इससे क्वेश्चन भी बनता है, एक कूली है रेलगाड़ी, यानी आपकी जो रेल होती है, जंक्शन होता है, वहाँ पर एक कूली है, वो किसी सामान के बक्से को अपने सिर पर रखकर फिर आगे की ओर क्या करता है, गति करता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, देखिए ऊपर की ओर वस्तु को रख रखा है और ये अपने पैरों को आगे की तरफ चला रहा है। तो देखिए इन दोनों के मध्य जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इसके कारण जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट नहीं है, दो कांच की गोलियों का टकराना, गोली का रेत के बेग से टकराना, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन द्वारा अवग्रहण करना, या फिर नन ऑफ दिस। तो दो कांच की गोलियों का टकराना क्या होता है, एक प्रकार से पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट नहीं होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन की लाइन में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, रेडियो एनर्जी होती है, या फिर फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपका टेलीफोन लाइन होता है, इसमें जो
आपकी जो प्रवाहित होने वाली जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, ये सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो वो आपकी कौन सी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि का जो पिच होता है वो किस पर निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी पे, केवल एम्पलीट्यूड पे, या फिर केवल फ्रिक्वेंसी पे, या फिर नन ऑफ दिस। जो साउंड होता है इसका जो पिच होता है वो किस पे निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गैसों में ध्वनि किस प्रकार के तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है, आपके अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, या फिर दोनों के रूप में। आपका एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और एक क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर वेव होता है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, ये आपके अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब आपसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए, किस तीव्रता स्तर की ध्वनि मनुष्य के कानों के लिए हानिकारक होती है। तो 100 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो मनुष्य के कानों के लिए क्या होती है, काफ़ी हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि की मधुरता किस पर निर्भर करती है, बताइए, एम्पलीट्यूड आयाम पे, फ्रिक्वेंसी पे, या फिर आवर्तिता व नियमितता पे, या फिर वेलोसिटी पे। तो ये आपकी किस पे डिपेंड करती है, सी आंसर, आवर्तिता व नियमितता पर क्या होती है, डिपेंड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। प्लाइन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वी ई इज इक्वल टू √2 V0 होता है। इसे आपको नोट कर लेना है। एक आपका क्या होता है, जी एम बराबर क्या होता है, स्मॉल जी आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला भी आपको नोट कर लेना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। एक आपका क्या होता है, जो दूरी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल किससे होती है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से होती है, डिस्टेंस। इसे भी नोट करना है। इसमें टाइम का यदि आप डिवाइड कर देते हो तो ये तो आपकी चाल बन जाती है, और ये आपका क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको नोट करना है। एक आपका फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन क्या होता है, 2 1/2 1/2 √LC होता है। यदि L को 2 गुना कर, L को 4 गुना करते हैं तो C को कितना गुना करना होगा, 1/4 करना होगा। तभी तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपका LC आ जाएगा। कब, जब आपसे बोला जाए कि फ्रिक्वेंसी को यदि अपने को क्या रखना है, नियत रखना है। तो इसके लिए जो आपका ये अपन जिसको 2 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, उसके विपरीत जो आपको दे रखा है उसको अपन को क्या करना होगा, उसी का क्या करना होगा, अपोजिट करना होगा, कैंसिल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है। न्यूटन के लॉ से भी काफ़ी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, W बराबर mgh होता है। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये आपका मास है, ये आपके गुरुत्वीय त्वरण है, और ये आपकी क्या होती है, हाइट होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है मैं बता देता हूँ। P बराबर W/T, तो क्या हो जाएगा, mgh/T हो जाएगा। h क्या होती है, आपकी हाइट होती है। t क्या होता है, आपका टाइम होता है। आप वैसे देखना चाहते हो तो h को यदि अपन डिस्प्लेसमेंट मानते हैं तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक आपके mg क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यदि अपन h को डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं, क्योंकि आपकी जो हाइट होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लगभग क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि इन दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है, मीटर होता है। तो mgv भी आप कह सकते हो, वरना आप इसको h/T भी लिख सकते हो। यहाँ से आपको वैल्यू दे रखी होगी, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसका आंसर निकालना है। ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप जानते हो, एक आपका क्या होता है, 1/2 CV² होता है, और एक आपका क्या होता है, 1/2 LI² होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, क्योंकि एनर्जी आपकी कैसे भी हो, इनका मात्रक हमेशा जूल होता है। जूल के अनुसार यदि अपन मीमा निकालना चाहते हैं तो वीमा क्या हो जाएगी, m1L2T-2 हो जाएगी। इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब आपको बताना है कि जो कोणीय संवेग होता है इसका मात्रक क्या होता है, कोणीय संवेग की वीमा क्या होती है। तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको बताना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सेशन को शेयर करने का प्रयास कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आपके आंसर सहित होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, आपको एसएससी एग्जाम के लिए भी आपको ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलते हैं।
चैनल जो आपका ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको एसएससी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो आपको अन्य क्लासेस भी आपको लेना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।